everybody and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टॉपिक नंबर 21 और इसमें हम जानेंगे एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो एस्टैब्लिश कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन 1944, ये एस्टैब्लिश कर दिया गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम उसे एंड भी किया गया और इसके एंड के साथ ही ग्लोबलाइजेशन ने अपनी पेस पकड़ ली। अब और ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता चला गया हमारा पूरा वर्ल्ड, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे समझेंगे। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो एस्टैब्लिश किया गया था इन 1944, सेट अप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 फॉर स्टेबिलिटी इन वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उस टाइम पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसकी वजह से ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो अनस्टेबल हो गई थी। वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, वर्ल्ड के ट्रेड पे असर ना पड़े उसके लिए, और दोबारा से ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन ना आ खड़ी हो, उस वजह से क्या किया गया, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम सेटअप किया गया था वर्ल्ड वाइड। बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर बेस्ड था, यानी हमने देखा था कि दूसरी जो करेंसीज थी, डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज थी उन्हें जोड़ दिया गया यूएस डॉलर के साथ और यूएस डॉलर को जोड़ दिया गया था गोल्ड के साथ। 35 यूएस डॉलर्स 1 आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर हुआ करते थे। और अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग देखें, जैसे इंडिया में वैल्यू जो है यूएस डॉलर की उस टाइम पे 5 रुपीज हुआ करती थी, तो इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करके देखें 1 यूएस डॉलर को, तो वो 5 रुपीज निकलती थी। 1 यूएस डॉलर वाज इक्वल्स टू 5 इंडियन रुपीज, ये हुआ करता था। तो अगर हमें 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदना है तो भी हमें यूएस डॉलर के ही प्राइस से चलना पड़ेगा। 35 इंटू 5 175 रुपीज हमें देने पड़ेंगे 1 आउंस ऑफ गोल्ड के लिए। तो इस टाइप से पूरे वर्ल्ड वाइड सिस्टम चला करता था। तो ये सारी कंडीशंस थी उस टाइम पे जब दूसरी करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ जोड़ दिया गया और यूएस डॉलर जो है उसे गोल्ड के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन ये सिस्टम बाद में खत्म हुआ। इसी सिस्टम को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता था, यानी जहां पे हमने फिक्स कर रखी हैं सारी चीजें। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इन 1971। अब 1971 में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। कैसे? बाय लेट 1960s यूएस इकोनॉमी फेस्ड राइजिंग कॉस्ट्स। लेट 1960s यानी 1968 1969 के टाइम पे यूएस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। उनके एक तरह से जो कॉस्ट थी, राइजिंग कॉस्ट, अब उनके जो एक तरह से खर्चे थे वो बढ़ते जा रहे थे यूएसए के। तो यूएसए को थोड़ी बहुत इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। वियतनाम वॉर हुआ था इस टाइम पे, जिसमें यूएसए का बहुत पैसा लगा था। यूएसए इंपोर्ट भी करवा रहा था सामान, तो उसका भी अलग पैसा देना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यूएसए की इकोनॉमी थोड़ी अनबैलेंस हो गई थी, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था यहाँ पे यूएस इकोनॉमी में। In 1971 यूएस एंडेड द डॉलर गोल्ड लिंक, और इसी वजह से यूएसए ने 1971 में यूएस डॉलर और गोल्ड का लिंक तोड़ दिया। यानी अब यूएस डॉलर और गोल्ड के बीच में जो लिंक था, डॉलर को गोल्ड के साथ जो जोड़ा गया था, उस लिंक को अब तोड़ दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कोलैप्स्ड। फिक्स एक्सचेंज रेट जो था, जिसमें हम लोग मेनली यही देख रहे हैं कि 35 यूएस डॉलर्स वर इक्वल्स टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड, तो वो सिस्टम खत्म कर दिया गया और एक नया सिस्टम आया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स बिगिन। नया सिस्टम आया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स का। अब इकोनॉमीज में एक तरह से जो वैल्यूज है वो फ्लोट कर रही हैं, अलग अलग कॉस्ट होती है। अब कभी होता है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो एकदम से बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। इंडियन रुपीस कभी हम देखते हैं कि $1 70 रुपीज का हो गया है, कभी देखते हैं कि 80 रुपीज का हो गया है और अब 87 रुपीज का हो गया है। तो इस टाइप से इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। इस वजह से एक यूएस डॉलर हमारे लिए महंगा पड़ता जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अलग अलग कंट्रीज में जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो ये सिस्टम अब आजकल चलता है। बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन वुड सिस्टम जो था उसे खत्म कर दिया गया यूएसए के थ्रू इन 1971। और जब ये सिस्टम एंड हुआ उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ने अपनी पेस पकड़ ली। कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स ओपनड अ न्यू फेज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के कोलैप्स हो जाने से, खत्म हो जाने से वर्ल्ड इकोनॉमी में एक नया फेज निकल के आया, यानी एक
एक नई चीज हमें देखने को मिली, क्या थी? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने नई चीज नहीं है, हिस्ट्री से हम लोग देखते आ रहे हैं, वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड था, लोगों का माइग्रेशन होता था, गुड्स का मूवमेंट होता था, कैपिटल का मूवमेंट होता था, लेकिन इस टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन था उसने अपनी पेस पकड़ ली थी। इस टाइम से वर्ल्ड और तेजी से इंटरकनेक्टेड होता चला गया। फीचर्स, अब इस ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या थे? ये जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन था उसके फीचर्स क्या थे? फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, अब लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर रहे हैं। पहले क्या बांध के मूव किया करते थे लोगों को, चेन से बांध के? नहीं, पहले भी लोग मूव करते थे फ्रीली, बट अब क्या है, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो उनपे कम लगाई जा रही हैं। इम्पोर्ट करने के लिए जो टैक्सेस लगाए जाते थे, अब फॉर एग्जांपल इंडिया में मान लो बाहर से हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा रहे हैं, अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं, अगर वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हैं, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स, अगर वो जैसे सस्ते हैं और हम लोग इंडिया में उन प्रोडक्ट्स को सेल होने देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग सस्ते गुड्स को खरीदेंगे, सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, और हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। अब मान लो चाइनीज गुड्स लाए जा रहे हैं, तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उनपे टैक्स लगाए जाएंगे, यानी कि उन्हें ही कहा जाता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो वो लगाए जाते हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो अब जो चाइनीज ट्रेडर अपने गुड्स लेके आ रहे हैं वो अपना नुकसान करवा के तो जाएंगे नहीं, अब उनके टैक्स लगे हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा मनी पे किया है, तो वो यहाँ पे आके प्राइसेस थोड़े बढ़ाएंगे। अब इस टाइप से एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, कुछ लोग चाइनीज गुड्स खरीद रहे हैं तो कुछ अपने इंडियन गुड्स भी खरीद रहे हैं, तो एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है। लोग अब फ्रीली मूव कर रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब उनपे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा रही हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, अब ये जो फ्लोटिंग सिस्टम आया इसकी वजह से लोगों को बहुत आसानी हो गई थी एक्सचेंज करने में, या कह लो ट्रेड करने में, फ्लोटिंग सिस्टम से। पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा करती थी कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू इंडिया में इतनी है, दूसरे देश में जहां हम जा रहे हैं वहां कितनी वैल्यू होगी, तो इस चीज को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। अब वो प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं थी, अब वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही थी इस फ्लोटिंग सिस्टम में। राइज ऑफ एमएनसीज, अब एमएनसीज जैसी कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका इमर्जेंस हमें देखने को मिला। मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप होती चली गई, अपना एक्सपेंशन करती चली गई। ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, यानी ट्रेड और ज्यादा लिबरल हो गया और ज्यादा फ्रीडम मिली ट्रेडर्स को। वो कैसे? रिड्यूस्ड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट बैरियर्स कम कर दिए गए, यानी वही अब कंट्रीज ने इंपोर्ट टैक्सेस लगाना कम कर दिया, थोड़े कम कर दिए टैक्सेस, जिस वजह से ज्यादा ट्रेडर्स मूव करते हैं और ट्रेड करते हैं प्रॉफिट अर्न करने की वजह से। फास्टर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लिंक द वर्ल्ड मोर इजीली, अब जब कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है, हम एक जगह बैठे हुए एक जगह बैठ के हम दूसरे कहीं फॉरेन लैंड पे बैठे हुए इंसान से कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा फास्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, शिप्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, इनसे हम क्या करते हैं, इजीली कहीं भी माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं कम टाइम में। तो जब इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो उससे वर्ल्ड और ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, गुड्स का फ्लो देखने को मिलता है, कैपिटल का फ्लो देखने को मिलता है, यानी एक तरह से हर चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हुई दिखती है हमें। वर्ल्ड पूरा एक ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो सब एक मार्केट क्रिएट कर चुकी हैं, वर्ल्ड मार्केट बन चुका है एक। इम्पैक्ट, अब ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या था? मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड वर्ल्ड वाइड, अब लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, अब वो वर्ल्ड वाइड यानी पूरे ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे? जैसे चाइना जो है उसने काफी देर तक तो वो आइसोलेशन में रहा, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप नहीं किया था, आइसोलेशन में रहा चाइना। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, चाइना में जब चाइना ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना शुरू किया वर्ल्ड में, जब चाइना ग्रो करना स्टार्ट कर रहा था तब उसने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वहां पे क्या होता था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आके इन्वेस्ट किया करते थे, वहां पे एक तरह से बहुत ज्यादा बेटर फैसिलिटीज मिला करती थी उन एरियाज में। तो ऐसे SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे थे चाइना ने, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में बढ़ा और चाइना का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन में
लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया है, ट्रेड करना और ज्यादा कर दिया है, यानी और ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और इन्होंने एक कंट्री से जाके दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है, अपनी कंट्री से बाहर निकल के दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। रैपिड ग्रोथ इन मेनी इकोनॉमीज स्पेशली एशियन कंट्रीज, काफी सारी इकोनॉमीज में हमें बूस्ट देखने को मिला, यानी काफी सारी इकोनॉमीज तेजी से ग्रो करती चली गई, जैसे एशियन कंट्रीज की इकोनॉमीज। इंडिया ने भी बहुत फास्टली ग्रो की है अपनी इकोनॉमी को, और चाइनीज इकोनॉमी तो बहुत ही तेजी से बढ़ी है। तो ये कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप नेशन बनने के कगार पे हैं। तो ये हमें ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से देखने को मिला कि इकोनॉमीज इतनी तेजी से ग्रो कर रही हैं। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन हिस्ट्री से चला आ रहा है, बहुत पहले टाइम से चला आ रहा है। लोगों का मूवमेंट होता था, गुड्स का मूवमेंट होता था, कैपिटल का मूवमेंट होता था। फिर हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कैसे सिचुएशन थी, ग्रेट डिप्रेशन हमने देखा, फिर हमने पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में देखा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के भी बारे में हमने जाना, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा। काफी सारी चीजें हमने इस चैप्टर में जानी समझी। आई होप आपको ये क्लियर है, और सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने लास्ट तक ये चैप्टर देखा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।